गडचिरोली के पहले हम जाएंगे। आप अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहां क्या हुआ? वहां का अनुभव कैसा रहा? और आप क्यों जाना चाहते थे अमेरिका पढ़ाई करने के लिए? ये तुम्हारे आखिरी सवाल से शुरू करना हो कि क्यों गए हम लोग। हम्म। वो ऐसे कि हमारे एमडी एमडी होके हम बाहर निकले हैं और वर्धा जिले के देहातों में हमने काम शुरू किया। उस समय सेवाग्राम मेडिकल था। मेडिकल कॉलेज की अध्यक्षा डॉक्टर सुशीला नायर थी, जो एक जमाने में गांधी जी की फिजिशियन थी, बाद में भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी। उन्होंने वो मेडिकल कॉलेज शुरू, उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम दोनों, वो समझती थी कि तो हमारे परिवार का ही लड़का और बहू है, तो इनको मेरे मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक बन के आ जाना चाहिए। और हमारे फॉर्चुनेटली एकेडमिक तो क्रेडेंशियल बहुत ब्राइट थे, लेकिन हमारे मन में सपना था कि देहात में काम करें। तो वो सेवाग्राम मेडिकल में मैं तो शामिल नहीं हुआ। रानी ने 1 साल वहां लेक्चरर का काम किया, और जब हमारा देहातों का काम शुरू हुआ उसने वहां से रिजाइन कर दिया और हमारे देहातों के काम में शामिल हो गए। वर्धा के देहात में जो हमने काम किया उसके विस्तार में तो अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें दो चीजों का जिक्र करूंगा। एक ये कि हमारा सपना ये था, देखो विनोबा जी के ग्रामदान और ग्राम स्वराज्य का और संपूर्ण क्रांति का सपना जेपी से हमने लिया था, तो हम सोच ये रहे थे कि गांव के सब लोगों को एक साथ मिला के गांव के विकास के लिए अग्रसर करेंगे। वहां 2 साल मेडिकल का काम किया। कान्हापुर नाम का एक देहात था, वर्धा से करीब 10-12 किलोमीटर दूर। ज्यादातर किसान लोग थे वहां पे। घर घर जाके हमने मेडिकल सेवा की होगी। और एक दिन ऐसे हुआ कि एक मजदूर जो थ्रेशर मशीन पे काम कर रहा था, एक बड़े किसान के यहाँ, उसका हाथ उसमें अटक गया और हाथ टुकड़े टुकड़े हो गए। बुलाया तो इसलिए गया कि डॉक्टर के नाते कि इमरजेंसी है, तुरंत आइए। हम गए तो हाथ ही कट गया था, तो क्या करेंगे, उसको तुरंत मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेजा। उसका हाथ काट डालना पड़ा। 15 दिन के बाद वो हाथ काटा हुआ मजदूर कान्हापुर में वापिस आया और हमारे सामने खड़ा हुआ। अब क्या? उसका नाम अजाबराव इवनाथ है, आज भी मैं भूला नहीं हूं। आदिवासी था और किसी के यहां मजदूर था। तो हमने सोचा कि हम बड़ी सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो ये मौका है। इसलिए हमने ऐसे पेश किया प्रस्ताव गांव के लोगों के सामने कि इसका जो मालिक है, जिसके खेती में काम कर रहा था, मशीन पे काम कर रहा था, वो इस अजाबराव को 2 एकड़ खेती कॉम्पेंसेशन के रूप में दे, ताकि इसका पेट भर सके। तो तब तक तो गांव हमारे साथ बड़े प्रेम से रहते थे, समर्थन में थे, लेकिन इस चीज को कोई बहुत स्वीकार नहीं हुआ गांव वालों को। तो भी हमने जबरदस्ती से गांव में एक जाहिरा सभा रखी रात में कि इस पे बात करेंगे, जाहिरा भाषण देंगे, लोगों को अपील करेंगे। सभा हुई आयोजित। सामने एक भी श्रोता नहीं, जैसे पूरे गांव ने हम पे बहिष्कार कर दिया। सिर्फ वो अजाबराव इमना थे और शराब पिए हुए उसके दो उसके साथी, बस 3 लोग ऑडियंस। रात है, हम माइक पे भाषण मैंने शुरू किया कि गांव, कान्हापुर गांव के लोगों, अन्याय हुआ है ऐसे वैसे, और अजाबराव को न्याय होना चाहिए। इसको 2 एकड़ खेती, उसके जो किसान थे बालाजी येरने नाम के, वो इसको खेती देने दें। कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन गांव के घरों से हम पर पत्थर बरसने लगे। चोट तो नहीं आई, लेकिन चोट बदन में नहीं आई, दिल में बड़ी गहरी चोट लगी कि इस गांव में 2 साल से हमने, एक भी आदमी गांव का नहीं होगा जिसको मेडिकल केयर हमने दी नहीं होगी। इस गांव में हम जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसका पहला मौका आया और हमने बात की तो लोगों ने पत्थर मारे। बड़ा अपमानित महसूस किया। उस रात को 12 बजे, बड़ी ठंडी जनवरी महीने की ठंड थी वर्धा की, और हमारे पास उस समय सिर्फ एक स्कूटर थी, तो ऐसे ठिठुर के दोनों लौटे। 10 किलोमीटर रात में स्कूटर चलाते, लेकिन बाहर जितनी ठंड थी उससे ज्यादा तो अंदर ठंड पड़ गई थी कि क्या हुआ हमारे सपने का।
गांव को एक करेंगे, गांव को न्याय पूर्ण करेंगे, विकास करेंगे, और यहाँ तो लोग पत्थर मार रहे हैं। बात हम सीखे कि मेडिकल सर्विस देने से गांव वाले आपके साथ नहीं आते हैं, तो भ्रम निराश हुआ। तो फिर कैसे करेंगे, गांव कैसे साथ में आएगा? उसी समय शरद जोशी का शेतकरी संगठन और आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसमें किसानों को संगठित करने लगे। आर्थिक मांग थी तो किसान बड़े पैमाने पर संगठित होने लगे, लेकिन उसमें मजदूर नहीं थे, इसलिए मजदूरों के प्रश्नों पे मैं काम करने लगा। उस समय रोजगार हमी योजना, आज की जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसके मजदूरों को मैं संगठित करने लगा। और वो संगठित करते समय मेरे ऐसे ध्यान में आया कि बहुत, लेकिन कितनी ही कोशिश मैं क्यों ना कर लूं, मोर्चे निकालूं, कलेक्टर के ऑफिस पे धरना दूं, निवेदन दूं, तो भी मजदूरी 4 रुपए से ऊपर नहीं जाए। क्यों? तो ये खोजते खोजते मुझे पता चला कि मिनिमम वेज जो महाराष्ट्र के थे, वो डिजाइन ही उसका ऐसा था कि मैक्सिमम वेज उसमें 4 रुपए मिल सकता था। तो फिर ये मिनिमम वेज कैसे तय हुए? तो उस समय मंत्रालय में जाके, उस समय राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं था, आप कागज प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो मैंने चोरी से वो कागज देखे कमिटी के और उसको उसकी कॉपी कर ली। उस समय जीरोक्सिंग भी नहीं था, उसकी कॉपी कर ली उनके मिनट्स की। पागे नाम के एक बहुत अच्छे वैसे कांग्रेस नेता थे, लेकिन उनकी अध्यक्षता में समिति थी, उसने मिनिमम वेज तय किए थे, लेकिन उनका जो तरीका था उसमें मैंने कई तरह की उसमें गलतियां मैंने ढूंढी। उन गलतियों को साइंटिफिक आधार पे करेक्ट किया। 3 माह में मैं यही काम कर रहा था कि इसका साइंटिफिक आधार क्या हो सकता है मिनिमम वेज का, और मैंने उनकी पद्धति को दुरुस्त करके जो एक अपना तरीका उसमें कैलकुलेशन पेश किया, उससे मजदूरी 12 रुपए होनी थी। वो 4 रुपए से, थोड़ा सा एग्जैक्टली एक्सप्लेन कीजिए ये मुद्दा। अब एक गलतियां थी ऐसा यानी है, मतलब क्या था? हाँ। हाँ बताता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, गलतियां तो इतनी सारी थी, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि बागे समिति ने शुरू में तय कर लिया कि किसान की, मजदूर की जो मिनिमम वेज होने वाली है, न्यूनतम मजदूरी, इसका आधार कि उसको जितना आवश्यक है उतनी कैलोरीज मिलनी चाहिए। उस समय पॉवर्टी लाइन कैलोरीज के आधार पर तय होती थी, आज भी वैसे ही तय होती है। तो मिनिमम कैलोरीज कितनी होनी चाहिए? तो उन्होंने तय किया कि 1800 कैलोरीज मिलने चाहिए। अब ऐसा है कि मैं कुछ थोड़ा तो मेडिकल साइंस सीखा था, और कुछ समय मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में गुजारा था, तो मैं जानता था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिकमेंडेशन है कि खेती काम करने वाले मजदूर को 3900 कैलोरी हर रोज जरूरत है, और इन्होंने 1800 कैलोरी पकड़ लिया। कहां से लाया भगवान जाने। वो पागे जी से आगे मेरी मुलाकात हुई तो उनको मैंने पूछा भी कि पागे साहब, आपने 1800 कैलोरी कहां से आंकड़ा लाया? तो बोले, मुझे डायबिटीज है, तो मेरे जो डायबिटीज के तज्ञ हैं बंबई के, बहुत बड़े डायबिटीज के डॉक्टर, उनको मैंने पूछा कि कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, उन्होंने मुझे कहा 1800 कैलोरीज खानी चाहिए, तो हमने 1800 कैलोरीज का हिसाब। धन्य है भैया आपकी, आप डायबिटीज के मरीज, आप बूढ़े हैं, आप कुर्सी पे बैठ के दिन भर, वो विधानसभा के स्पीकर थे असेंबली के, आपका काम का तरीका क्या है? और वो खेती मजदूर 8-8 घंटे खुदाई का काम करेगा खेत में, आपकी और उसकी कैसी कैलोरी? तो अब ये एक सादा सा उदाहरण है। घर में कितने लोग हैं उनको फूड मिलना चाहिए, तो उन्होंने पकड़ लिया कि 4 लोगों को हम देंगे, 2 पति पत्नी और 2 बच्चे। लेकिन मैंने पॉपुलेशन सेंसस की जानकारी से निकाला कि महाराष्ट्र के एवरेज फैमिली साइज 5.3 था, तो औसतन 3.3 बच्चे घर में रहा करते थे। तो जो पैदा हो गए बच्चे, क्या उनको भूखा मारेंगे? तो मिनिमम वेज के लिए आपको फैमिली साइज 5.3 पकड़ना चाहिए। मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट पुरुष के लिए 3900 और स्त्री के लिए 2800 पकड़नी चाहिए। ये एक एक ऐसे कई करेक्शन मैंने जब किए तो 12 रुपए आया। अब ये जो मेरा पूरा कैलकुलेशन था महाराष्ट्र में प्रकाशित हुआ, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, पत्रकारों ने, संपादकों ने, सभी ने उसको उठा लिया। अब मैंने बागे जी को पब्लिकली चैलेंज किया। थोड़ा नौजवान था तो जोश ज्यादा था, पब्लिकली डिबेट के लिए चैलेंज किया। अब वो मुझसे इतना सीनियर थे, मेरे पिताजी की उम्र के थे, उन्हीं की पीढ़ी के थे, फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन मुझे क्या, मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए मजदूर को।
तो पागे जी को चैलेंज किया, उन्होंने स्वीकार तो नहीं किया मेरा डिबेट का आह्वान, लेकिन ये क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि 11 माह के भीतर उन्होंने मिनिमम वेज का अपना पूरा कैलकुलेशन रिवाइज किया और महाराष्ट्र के लिए नए मिनिमम वेज तय किए गए, वो थे 12 रुपए। क्या बात। अब इसकी खुशी तो मुझे बहुत हुई क्योंकि ये मिनिमम वेज महाराष्ट्र के 60 लाख किसान और मजदूरों को लागू होते थे। खुशी के साथ मेरे दिमाग में दूसरा सवाल आया कि अरे भैया, तूने मेडिकल सर्विस दी 2 साल तो तुझे पत्थर मिले, गांव तो कुछ बदला ही नहीं। तूने मजदूरों को संगठित किया, किसानों को संगठित किया, तो 2000 मजदूरों की मिनिमम उनकी जो मजदूरी थी वो 2 रुपए से 4 रुपए गई, 4 रुपए से ऊपर तो नहीं जा सका। और ये कर डाला तूने 3 माह के भीतर कि 60 लाख मजदूरों की मजदूरी 4 रुपए से 12 रुपए पे चली गई। तो मेरे लिए ये नॉलेज पावर का पहला साक्षात्कार था। दिस इज पावर ऑफ नॉलेज, दिस इज पावर ऑफ रिसर्च। आप उपोषण भी कर सकते हैं, आप मोर्चे भी निकाल सकते हैं, आप नारेबाजी भी कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, ये सभी वाजिब तरीके हैं, लेकिन इनसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल तरीका है। आप अगर ज्ञान का शस्त्र निकालें और उस शस्त्र के आधार पे आप चैलेंज करते हैं तो सामने वाले का मुश्किल हो जाता है। तो ये जो अनुभव हुआ, तब मुझे पहली बार लगा कि समाज परिवर्तन अगर करना है तो अनुसंधान, रिसर्च और नॉलेज पावर, ये बहुत बड़ी ताकत है। हम जो संगठनात्मक ढंग से काम करते थे, भाषण देते थे, पदयात्रा निकालते थे, मोर्चे निकालते थे, ये सब अच्छी बात है, लेकिन इससे शायद एक गांव बदलेगा। 60 लाख मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई, इसलिए मैंने तय किया कि इस बिल्कुल नया ही ध्यान में आया है। तो सामाजिक काम करना है तो नॉलेज के हमारे जो शस्त्र हैं तीक्ष्ण, वो बोथरे बन के नहीं चलेगा। फिर तो सिर्फ गले की ताकत ही, चिल्ला जय और मुर्दाबाद की हम बात करेंगे। बात तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सामने वाला काट ही नहीं सके, इसके लिए वैज्ञानिक आधार चाहिए। तो इस कारण से रानी और मैंने तय किया कि हमको आरोग्य के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर परिवर्तन लाना है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखनी पड़ेगी, पब्लिक हेल्थ का साइंस सीखना पड़ेगा। हम लोग दोनों हॉस्पिटल मेडिसिन के और गायनेकोलॉजी के एमडी थे, लेकिन ये सीखना पड़ेगा। और इसलिए फिर हमने सोचा कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में थी उस समय भी और आज भी दुनिया की पब्लिक हेल्थ की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, और वहां पे भारत के स्वास्थ्य के बारे में बहुत एक्सपर्टीज उपलब्ध था। बड़ा आश्चर्य है, भारत से ज्यादा एक्सपर्टीज वहां उपलब्ध था। इसलिए हमने जॉन्स हॉपकिंस जाने का सोचा, और जब सोचा कि सीखना है वहां, जो भी कोशिश है वो की। फॉर्चुनेटली हमको इंटरनेशनल फेलोशिप मिली। जो भी मैं और रानी जो काम करते थे देहातों में, तो कई लोग उसको देख रहे थे, काम तो सफल नहीं हो रहा था, लेकिन ये बुजुर्ग लोग देख तो रहे थे कि ये दोनों पति पत्नी, और उस समय चेतना विकास नाम की हमारे संस्था में और भी मेरे परिवार के लोग थे, ये सब कोशिश तो ऑनेस्टली कर रहे हैं। लेटर लिखे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को, तो हम दोनों को फेलोशिप भी मिली, इंटरनेशनल फेलोशिप मिली, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए एडमिशन मिली। अमेरिका का मैं ज्यादा वर्णन तो नहीं करूंगा, आजकल तो हर कोई अमेरिका चला जाता है कभी न कभी, तो कोई उस समय जैसी बात नहीं है कि अमेरिका ज्यादा लोग नहीं गए हैं। मुझे अमेरिका के सबसे बड़ा फैसिनेशन 2 है, उस समय भी था, आज भी है। अमेरिका में कई बुराइयां हैं, उनका तो अभी कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन अमेरिका की 2 ग्रेटेस्ट चीजें मुझे ये लगी। एक, इट्स अ नॉलेज इंटॉक्सिकेटेड। नॉलेज के लिए और विज्ञान के लिए वो जितने परिश्रम करते हैं, जितने इंटेलेक्चुअल एडवेंचर करते हैं, जो सीमा रेखाएं आप बुद्धि से पार नहीं किए हैं उनको पार करने का साहस करते हैं, हमारे यहाँ तो पैर लटपटा जाते हैं और तुरंत हम कहते हैं हमारे पुराणों में यह कहा है, हमारे वेदों में ये कहा है। भैया, वेद पुराण सब अच्छे भी होंगे, लेकिन तू क्या आज आगे की सोच रहा है? तो हम हिम्मत नहीं करते, हम आज आके हमारे भूतकाल के पैर पकड़ लेते हैं। अमेरिका की संस्कृति ऐसी है कि वो भविष्य में जाने के लिए इतनी लालायित है
कि उससे हर तरह के वैचारिक बौद्धिक साहस करती है। इसलिए अमेरिका के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वातावरण बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए, खोज के लिए बहुत पूरक है। दूसरा ये कि पूरी अमेरिकन समाज में जो स्वातंत्र है बात करने का, अपनी बात रखने का, भिन्न मत रखने का, विचार भिन्न रखने का, ये बहुत खास है। तो ये दो बातें मुझे अमेरिका की बहुत पसंद आई। इसका जितना संभव है बटोर लिया। हम जब लौटे तो हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कार्ल टेलर, बूढ़े आदमी थे, ऋषि जैसे ही थे, वो ग्लोबल लीडर थे। उनके आश्चर्य, उनकी पैदाइश भारत की थी, उनके माँ बाप मिशनरी डॉक्टर थे हिमालय में। तो भारत में 14 साल तक तो वो उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बढ़े थे, भारत के देहात में गुल्ली डंडा खेलते खेलते बढ़े। फिर बाद में अमेरिका गए, हार्वर्ड में पढ़े, दुनिया के पब्लिक हेल्थ के ग्लोबल एक्सपर्ट बने। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का जो डिक्लेरेशन था प्राइमरी हेल्थ केयर का, वो उनका लिखा हुआ है। तो उनके पास सीखने का मौका मिला। जिसने स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट किया दुनिया में से, वो डोनाल्ड हेंडरसन, वो हमारे डीन थे, और प्रोफेसर कार्ल टेलर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो इनसे ऊंचे तो कोई पब्लिक हेल्थ गुरु उस समय दुनिया में थे नहीं। तो ये बड़ा सौभाग्य रहा कि ऐसे पब्लिक हेल्थ के बिल्कुल हिमालयों के कदमों पे बैठ के उनसे सीखने का मौका मिला। तो जितना बटोर सके उतना पब्लिक हेल्थ का ज्ञान, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और अब इनको भारत में कैसे लागू करें, इसके लिए लौटते समय कार्ल टेलर ने पूछा, बूढ़ा था लेकिन बड़ा अनुभवी था, तो वो उन्होंने पूछा कि अभय और रानी साथ में गैजेट्स वापस ले जा रहे हो। अब 1984 है, भारत में कस्टम रूल बहुत स्ट्रिक्ट थे, अभी ग्लोबलाइजेशन शुरू नहीं हुआ है। तो अमेरिकी चीजों के बारे में भारत में बहुत फैसिनेशन, वहां के टेप रिकॉर्डर, वहां के फ्रिज और वहां के कारें, और जो भी भारत में लौटता था वो सब ये सब लेके ही भारत लौटता था अमेरिका से। तो कार्ल टेलर ने हमको पूछा कि तुम क्या ले जा रहे हो? तो हमने कहा कि हम 3 ट्रंक भर के रिसर्च पेपर्स और किताबें ले जा रहे हैं, और एक स्लाइड प्रोजेक्टर ले जा रहे हैं, भारत के देहातों के लोगों को हेल्थ की बात समझाने के लिए। कार्ल टेलर ने पूछा, भाई तुमको मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए? मैं इतना बेवकूफ था कि ऐसा किसी का रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं और मुझे लेना चाहिए, ये भी मेरे दिमाग में नहीं आया। अब टेलर इतनी ऊंची हस्ती थी, और टेलर के साथ हम दोनों का इतना क्लोज परिचय था, वो हमको अपने मानस पुत्र जैसे ही समझते थे। भारत में जो देहातों में रहे थे, तो भारत के हेल्थ के बारे में क्या हो, इसके उनके भी मन में जो सपने थे, तो वो सोचते थे शायद ये यंग दंपति जाके पूरा करेगा। तो मैंने कहा मुझे क्यों लेटर चाहिए, मुझे तो जाके काम करना है, मुझे यहाँ सरकारी नौकरी करनी है, सो आई डोंट नीड एनी लेटर। उसने कहा बेवकूफ हो, मेरा एक लेटर ले जाओ। उन्होंने जबरदस्ती से लेटर लिखा हमारे लिए, एनवेलप में बंद किया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल थे, उनके नाम से लेटर था, प्रोफेसर रामलिंगा स्वामी, भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो मैं गया, उनको लेटर दिया, क्या उन्होंने खोल के पढ़ा, और फिर बड़े प्यार से मेरी ओर देखा, फिर कहा तुम जानते हो कार्ल ने क्या लिखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने थोड़ी पढ़ा है। कार्ल ने लिखा है कि डियर रामा, वो दोनों बहुत मित्र थे, डियर रामा, with this letter I am sending back this couple who would be the future of public health in India. मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। कार्ल टेलर ने ये क्या लिख दिया, लेकिन ऐसा बस ये लेटर, वो 3 ट्रंक भर के रिसर्च पेपर्स और एक स्लाइड प्रोजेक्टर और एक कार्ल टेलर का लेटर लेके 1984 में हम भारत लौटे।